तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 16 अप्रैल शिफ्ट 1 का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर और मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जितने भी प्रश्न हमको मिले हैं, हर प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं और इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। आज एमपी के भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं, हर प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या था। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश एथलेटिक्स महासंघ का मुख्यालय कहां पर है? सही आंसर है भोपाल। भोपाल में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स महासंघ का मुख्यालय है। ठीक है, अब कुछ और मुख्यालय हम आपको यहाँ पर करा दे रहे हैं। कुछ अकेडमियां कहाँ पर है वो हमको आपको करा दे रहे हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आगे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, मार्शल आर्ट, कुश्ती, जूडो, कराटे, ताइवांडो आदि जो खेलों का प्रशिक्षण संस्थान है वो आपका टीटी नगर स्टेडियम भोपाल में स्थित है इन खेलों का। ठीक है, और आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, आगे बात करते हैं तो वाटर स्पोर्ट, कैनोइंग कैनिंग और जो आपका बोट क्लब, ये सब कहाँ पर है? ये आपका भोपाल में, इसका प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर है? तो तीरंदाजी एकेडमी आपकी जबलपुर में है। पुरुष क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर है? तो पुरुष क्रिकेट एकेडमी जो है वो आपकी शिवपुरी जिले में है। स्विमिंग एकेडमी कहाँ पर है? तो स्विमिंग एकेडमी आपकी होशंगाबाद में है। बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर है? बैडमिंटन एकेडमी आपकी ग्वालियर में है। पहली खेल नीति कब आई थी? तो 1989 में पहली खेल नीति आई थी। वर्तमान खेल नीति कौन सी चल रही है? तो 2005 की जो है वर्तमान खेल नीति चल रही है। खेल गांव कहाँ पर है? तो बिशनखेड़ी भोपाल में ये खेल गांव है। तो ये कुछ फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है जो आगे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनको हमने यहाँ पर कवर करा दिया है। ठीक है, कल जो हमने करंट अफेयर कराई थी वहां से कौन कौन से प्रश्न आए हैं वो आज आपको हम बताने वाले हैं। कल ही करंट अफेयर कराई थी और आज वहां का प्रश्न देखने को मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बैडमिंटन का मुख्यालय अगर हम बात कर लेते हैं तो बैडमिंटन का मुख्यालय आपका जबलपुर में है। महिला हॉकी एकेडमी ग्वालियर में है। खेल कूद युवक कल्याण विभाग की स्थापना 1975 में की गई थी। एकमात्र आदिवासी खेल जो विद्यालय है वो सीहोर में है। और ये खेल विद्यालय वाला प्रश्न आपका पटवारी में पहले पूछा जा चुका है। तो ये सारी जानकारी आपको हमने एक प्रश्न से रिलेटेड दे दी, ये आगे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तात्या टोपे स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है तात्या टोपे स्टेडियम। पहले भी स्टेडियम का एक प्रश्न आया था, तो हमने सारे स्टेडियम आपके करा दिए थे। एक बार फिर से आपको हम रिपीट करा दे रहे हैं। तो तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में, होलकर स्टेडियम इंदौर में, नेहरू स्टेडियम इंदौर में, अभय खेल प्रसाल इंदौर में, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में, रेलवे स्टेडियम जबलपुर में, रानी ताल खेल परिसर कहाँ पर है? जबलपुर में है। तो ये सारे भी आपको याद रखने हैं। आगे आपसे ये जो आपके स्टेडियम है वो आपसे आगे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय को नैनीताल से कहाँ पर बदला गया है? तो नैनीताल से हल्द्वानी जो है उत्तराखंड के उच्च न्यायालय को शिफ्ट कर दिया गया है। चलिए कुछ आपको जानकारी देते हैं। ऐसे प्रश्न आज देखने को मिले हैं। ये करंट अफेयर का आपका प्रश्न है दिसंबर 2022 का। देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित कर दिया गया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने पत्र लिख करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसकी जानकारी दी। यहाँ से एक और आपका दो प्रश्न आपके क्लियर हो जा रहे हैं। पहला, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। ठीक है, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू हैं। ये भी दो प्रश्न आपके इसी प्रश्न में क्लियर हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। सबसे अधिक प्राकृतिक आपदाग्रस्त कौन सा राज्य है? तो आपका उत्तराखंड ही है। ठीक है, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? यह प्रश्न पूछा गया था। तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। देखिए, उसमें चारों ऑप्शन 2019 था, लेकिन आगे वाली जो डेट है वो चेंज थी। किसी में 16 था, किसी में सितंबर था, किसी में अक्टूबर था। तो एग्जैक्ट है 5 अगस्त 2019। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया। अक्टूबर 1947 में कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया था कि 3 विषयों के आधार पर, यानी विदेश मामले, रक्षा और संचार पर, जम्मू और कश्मीर भारत सरकार को अपनी शक्ति हस्तांतरित करेगा। उन्होंने क्यों अपनी शक्ति हस्तांतरित की थी? तो आपको पता है, कबायली लोग जम्मू कश्मीर में घुस गए थे। यहाँ पर नेहरू जी से कहा था कि हमको बचा लो, फिर नेहरू जी ने ये विलय पत्र पर मतलब साइन वगैरह किए थे। बस कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान रखना है, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, भारत में शामिल। भारत में तो पहले से ही था, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ये प्रश्न पहले भी हमने आपको कराया था। आइए देखते हैं। सही आंसर है शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। कुछ जानकारी देखिए। शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, पूरा नाम याद रखिएगा, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 3-4 प्रश्न आपके क्लियर हो रहे हैं। पहला, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? और तो 12 अगस्त 1982 को इसकी स्थापना की गई। कौन सा एक्ट है? तो याद रखिएगा 1981 का एक्ट है। और नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो ये आपका ग्रामीण विकास बैंक जो ऊपर दिया हुआ है, ये नाबार्ड का पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
पॉस्को एक्ट में सी का अर्थ क्या है, यह पूछा गया है। तो सही आंसर है चाइल्ड। पॉस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, ये देख लीजिए। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये इसका पॉस्को का फुल फॉर्म होता है। और यहाँ से आज आपसे प्रश्न पूछा था कि इसमें सी का अर्थ क्या होता है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं कि आखिर ये पॉक्सो एक्ट होता क्या है, ठीक है। देखिए, देखो भाई, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लेना, इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। तो देखिए, 2012 में भारत सरकार ने नाबालिग बच्चों की सुरक्षा के लिए पॉक्सो बनाया था। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना गया है और उनके साथ यौन उत्पीड़न को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। साल 2019 में कानून में संशोधन कर दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है पॉक्सो एक्ट के तहत। समझ गए पॉक्सो एक्ट क्या होता है, कितने वर्ष के जो लोगों को बच्चा माना गया, ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आगे बन सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, स्लम डॉग पुस्तक के लेखक कौन है। सही आंसर है विकास स्वरूप जो है, उन्होंने स्लम डॉग पुस्तक लिखी है और इनकी पुस्तक पर ही एक मूवी बनी थी स्लम डॉग मिलेनियर, जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता था, ठीक है। चलिए देखिए, तो विकास स्वरूप का पहला उपन्यास क्यू एंड ए के आधार पर बनी फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर ने दुनिया के फिल्म जगत में सनसनी मचा दी थी। इस पुस्तक में विकास स्वरूप ने मुंबई के जुहू झुग्गियों के में रहने वाले 18 साल के जमाल मलिक की कहानी को बड़ी काबिलियत से इन्होंने जो है प्रस्तुत किया था। और इस पुस्तक ने जो है, मतलब इस जो मूवी है स्लम डॉग मिलेनियर, इसने जो है ऑस्कर अवार्ड भी जीता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लौटता मानसून से भारत में कहाँ पर बारिश होती है। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा जो तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। चलिए कुछ जानकारी देख लीजिए। तो शीतकाल में भारत में हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर एवं जमीन से सागर की ओर चलती हैं। इन्हें लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। और यह लौटता हुआ मानसून भारत के पूर्वी तट से लगे हुए तमिलनाडु तट पर मतलब तमिलनाडु तट पर जो है सागर से जमीन में प्रवेश करता है, जिसकी वजह से वहां पर बारिश होती है। 3 राज्यों में होती है, तीनों राज्य हमने आपको ऊपर बता दिए, ठीक है। लौटते हुए मानसून से कहाँ पर बारिश होती, कब बारिश होती है, तो नवंबर और दिसंबर में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। ये टाइम भी आपको याद रखना है, आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, स्पाइसेज ऑफ इंडिया किस राज्य को कहते हैं। तो केरल को स्पाइसेज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब इसको अगर हिंदी में देते हैं मसालों का राज्य कौन सा है, तो लोग आराम से पिक कर लेते हैं, हाँ भाई मसालों का राज्य तो केरल ही है। लेकिन बोल दिया स्पाइसेज ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो वो भी आपका आंसर केरल ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो केरल केरल राज्य एक स्पाइसेज ट्रेड हब है। केरल को भारत का गार्डन ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई प्रकार के मसाले उगाए व तैयार किए जाते हैं और यह पूरी दुनिया में लोकप्रिय भी है मसालों के लिए, ठीक है। कुछ और जानकारी देखिए, जम्मू कश्मीर को केसर हब के रूप में जाना जाता है। केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर होता है। एप्पल जो है जम्मू कश्मीर का बहुत फेमस है, ये भी याद रखना। संतरों का सर्वाधिक उत्पादन नागपुर में होता है, ये भी आपको याद रखना है। केले सर्वाधिक कहाँ के फेमस हैं, तो भुसावल के केले सबसे ज़्यादा फेमस हैं। सोयाबीन कहाँ का फेमस है, तो मध्य प्रदेश का सोयाबीन फेमस है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, आगे एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि सोयाबीन वाला प्रश्न पहले पूछा भी जा चुका है। देखिए, सिंधु लिपि का महत्व क्यों है, ये आपसे पूछा गया कि सिंधु लिपि का आखिर महत्व क्या है। ऑप्शन दिया था राजाओं महाराजाओं की कृतियों को पढ़ने के लिए, या फिर ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ था। तो सही आंसर की बात करते हैं। देखिए, सिंधु लिपि का उपयोग काल्पनिक कहानियों के संदर्भ में भी किया गया था। इस लिपि के चित्रों में मिथकों या फिर कहानियों से संबंधित दृश्य शामिल थे, जहां लिपि को मनुष्यों और जानवरों, एक मिनट, मनुष्यों और जानवरों और या काल्पनिक जीवों की छवियों के साथ जोड़ा गया था, जो सक्रिय आकृति में चित्रित किए गए थे। तो ये आपकी हो गई क्या, सिंधु लिपि हो गई। सिंधु लिपि का मतलब समझ रहे हैं। अभी आप अगर उसमें जाएंगे भीमबेटका में, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे घोड़े वोड़े बने रहे, ऐसे करके सर बना दिया, एक घोड़े है, ठीक है। और यहाँ पर एक कोई आदमी है, वो जो है मसाल जला रहा है। तो मतलब ये कुल चित्रात्मक जो आपकी लिपि है, वो आपकी सिंधु लिपि है। इसमें जो है यही बताया गया है कि कैसे कैसे कहानियों को काल्पनिक रूप जो है वो इसमें दिया गया है। और ये आपके ऑप्शन में भी दिया था, मतलब स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न था। तो स्टेटमेंट में यही सब पूछा होगा जो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुस्तक संगीत सार के लेखक कौन है। तो महाराजा प्रताप सिंह जो हैं, वो पुस्तक संगीत सार के लेखक हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ जानकारी। तो जयपुर, राजस्थान में जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह 1779 से 1804 संगीत के महान प्रशंसक थे। उन्होंने जयपुर में संगीतज्ञों के एक सम्मेलन का आयोजन किया और अंत में उस समय के संगीतज्ञों के मतों और टिप्पणियों के साथ एक महत्वपूर्ण पुस्तक संगीत सार निकाली गई। तो संगीत सार के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो महाराजा प्रताप सिंह को संगीत सार का रचयिता माना जाता है, और ये ऑप्शन में भी दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, जो करंट अफेयर हमने कराई है कल, जो वीडियो डाली है वहां से ये प्रश्न है, और इसको हमने अपने स्पोर्ट्स वाले वीडियो में भी, स्पोर्ट करंट में भी कवर किया है। दोनों करंट अफेयर की वीडियो देख लेना। कुल मिलाकर के 3 वीडियो हमने करंट अफेयर की डाली हैं। उन तीनों करंट अफेयर को आपको देख लेना है। एक तो जनवरी फरवरी 2023, उसके बाद नवंबर दिसंबर 2022, उसके बाद में अक्टूबर 2022। ये तीनों वीडियो देख करके जाना, आपको बहुत सारे करंट अफेयर के प्रश्न इन्हीं वीडियो से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज जो प्रश्न पूछा गया है वो अक्टूबर वाली से पूछा गया है। तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया, तो बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है। कल ही हमने ये प्रश्न पढ़ाया था।
कल और आज में हमको 2 प्रश्न देखने को मिल गए। एक तो एफआईएच वाला मिल गया, कल जो शाम वाले शिफ्ट में पूछा गया था कि एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, हरमनप्रीत मतलब हरमनप्रीत को किसको चुना गया है, तो हमने आपको कल बता दिया था। और यहाँ पर आज ये प्रश्न भी देखने को मिल गया, तो बिलासपुर इसका सही आंसर है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज जिला बिलासपुर में स्थित कौल बांध पर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया, जिसके पश्चात उन्होंने बारमाड़ा एनटीपीसी कार्यालय में भी एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, हिमाचल को खेलों के हर क्षेत्र में आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में इन्होंने वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये करंट अफेयर का प्रश्न था। अगला देखते हैं, द्रव धातु कौन सी है, तो आपको पता है पारा जो है वो द्रव धातु होती है, पारा को हम द्रव धातु भी कहते हैं। ठीक है, देखिए तो पारा एक घने सिल्वर डी ब्लॉक का एक तत्व है। यह एकमात्र धातु है जो तापमान और दबाव के लिए मानक परिस्थितियों में तरल है। इन शर्तों के तहत तरल एकमात्र जो एक ब्रोमीन भी है आपका, वो भी तरल होता है। हालांकि सीजियम, गैलियम और रुबिडियम जैसे धातुएं कमरे के तापमान के ऊपर पिघलते हैं। ठीक है ना, तो लेकिन मुख्य रूप से आपको तरल धातु की बात करते हैं तो द्रव धातु में पारा को ही माना जाता है। ठीक है, ये कुछ मतलब कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी वो जो आपका पारा है वो पिघल जाता है। लेकिन ये जो सारी दी हुई है ऑप्शन, ये जो इनको एक टेम्परेचर चाहिए रहता है, उतना टेम्परेचर के आधार पर ही ये पिघलेंगे, नहीं तो नहीं पिघलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है, तो डेसिबल जो है वो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई होती है। तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल का उपयोग करके मापा जाता है। डेसिबल ध्वनि की इकाई है और इसे डीबी से हम प्रदर्शित करते हैं। डीबी जो है ये डेसिबल की इकाई होती है, ध्वनि को मापने की इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए फॉस्जीन गैस कैसी गैस है। अब फॉस्जीन गैस से संबंधित एक प्रश्न था, एग्जैक्ट प्रश्न क्या था वो नहीं पता चल पाया है, लेकिन फॉस्जीन गैस के बारे में हम आपको बता देते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है यही आपसे सूत्र जरूर पूछा होगा फॉस्जीन गैस का, तो चलिए देख लेते हैं। फॉस्जीन कार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र COCl2 है। यह एक जहरीली रंगहीन गैस है। कम सांद्रता में इसकी बासी गंध तेज कटी हुई घास या फिर घास की तरह मतलब कटी हुई मछली की तरह जो है इसकी गंध आती है। ठीक है, इसे क्लोरीन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ में फॉर्मेल्डिहाइड के रूप में माना जाता है। बाकी ये पूरे फॉस्जीन के बारे में बताया गया है, आप इसको पॉज करके आराम से पढ़ लेना। ठीक है ना, अब हम चलते हैं सीधे हिंदी की ओर। तो हिंदी में आप पूछा गया था तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है, ये आपसे हिंदी में पूछा था। पुत्र का पर्यायवाची पूछा था। संदेहवाचक का एक उदाहरण पूछा गया था, जैसे वही मतलब बारिश हो रही है, बारिश होगी, ऐसे करके ऑप्शन दिया था, उससे पूछा था कौन सा संदेहवाचक का उदाहरण है। ठीक है, शांत रस का उदाहरण दिया हुआ था और उसमें पूछा गया था कि इसमें कौन सा रस है। द्वंद्व समास आज पूछा गया था। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देकर के पूछा था कौन सा अलंकार है। तत्सम तद्भव के बहुत प्रश्न आए, 4 से 5 प्रश्न जो है तत्सम तद्भव के देखने को मिले हैं। वर्तनी शुद्धि के 2 प्रश्न मिले हैं। पर्यायवाची के भी 2 से 3 प्रश्न, कर्मवाच्य कर्तवाच्य से 1 प्रश्न आया था। शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को जो है शुद्ध और अशुद्ध पहचानने के लिए 2 प्रश्न आए थे और वाक्य को क्रम में लगाने के लिए पैराजंबल जिसे कहते हैं ना, पैराजंबल, तो वाक्यों को क्रम में लगाने के लिए भी आपका हिंदी में आज 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम सीधे कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में आज पूछा कि डॉट डीओसी ये किसका एक्सटेंशन होता है, तो एमएस वर्ड में डॉट डीओसी लगा हुआ था। आप जैसे हम ये इसकी पीडीएफ जब अपने टेलीग्राम चैनल पर भेजेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, डॉक्यूमेंट डॉट ईएक्सी ऐसे करके लगा रहता है ना, तो जो डीओसी होता है वो आपका एमएस वर्ड का जो है एक्सटेंशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कब लॉन्च किया गया था, ये आज पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या होता है, ये पूछा गया है। सॉफ्टवेयर से 2 प्रश्न थे। एमएस एक्सेल से 1 से 2 प्रश्न, एमएस वर्ड के 2 से 3 प्रश्न एमएस वर्ड से आए हुए थे और डाटाबेस सिस्टम से संबंधित प्रश्न था। डीबीएमएस का फुल फॉर्म शायद पूछा था। इसके अलावा मेमोरी से भी 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। 1 से 2 प्रश्न लैंग्वेज से भी देखने को मिले हैं। ठीक ठाक कंप्यूटर आ रहा है, ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा है। 3 से 4 प्रश्न ही कठिन आ रहे हैं, बाकी आपके नॉर्मली आ रहे हैं। अगर आप वो परीक्षा मंथन वगैरह थोड़ा सा पढ़ करके जाएंगे तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में आज प्रॉफिट लॉस के 3 प्रश्न थे, बॉडमास से 2 प्रश्न थे, सीआईएसआई पर आधारित 4 से 5 प्रश्न आज सीआईएसआई के ही सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं और वो अंतर वाले प्रश्न भी आ रहे हैं, 2 वर्ष और 3 वर्ष वाले। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम से 1 प्रश्न था। रेशियो में वही एबीसीडी वाला रेशियो बना करके पूछ रहे हैं, लास्ट में पूछते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना होगा। पहले देते हैं ए रेशियो बी 3:5, बी रेशियो सी 4:6, ऐसे करके फिर लास्ट में पूछते हैं एबीसीडी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से आज 1 प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए बार ग्राफ से 3 प्रश्न थे। सीआईएसआई हमने आपको बता ही दिया। प्रायिकता का भी आज 1 प्रश्न देखने को मिला था और बेलन का आयतन पूछा गया था। एलसीएम एचसीएफ जो है वो परसेंटेज बेस पे पूछा गया था, मतलब कि एलसीएम एचसीएफ में दिया गया था कि एलसीएम दिया था, फिर एचसीएफ का परसेंट दिया हुआ था, फिर उसका आंसर निकालने के लिए बोला गया था आपसे। तो ये आपका मैथ हो गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग का 1 प्रश्न ही मिल गया है। 639, 654, 711, इसके बाद में कौन सा अगला टर्म आएगा। घड़ी के 2 प्रश्न थे जिसमें एक तो 90 डिग्री वाला प्रश्न था, इतने से इतने के बीच में कब जो है घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, और एक आपका एंगल वाला प्रश्न था कि मतलब इतने से इतने के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, कुछ एंगल टाइम देकर के एंगल आपका पूछा था। ठीक है, कथन निष्कर्ष के 3 प्रश्न थे। ब्लड रिलेशन के 2 प्रश्न आज देखने को मिले हैं। बात करते हैं सिटिंग की, तो सिटिंग के भी 2 प्रश्न हैं, रैंकिंग के 2 प्रश्न हैं, नंबर सीरीज से 3 से 4 प्रश्न आज पूछे गए थे, एनालॉजी से 2 प्रश्न और चाइनीज कोडिंग के 2 प्रश्न और नेक्स्ट इमेज क्या होगी यहाँ से भी 3 प्रश्न आए हैं। फिगर काउंटिंग वाले प्रश्न आज आपको देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है,
आगे बात करते हैं प्रबंधन की। तो प्रबंधन ने पूछा कि फ्लिपकार्ट क्या होता है? बी टू सी होता है, सी टू बी होता है, ऐसे करके जो प्रश्न होते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पर ज़रूर आ रहा है, ये कोडिंग वाला जो है ना, मतलब प्रबंधन में बी टू सी और सी टू बी वाला एक प्रश्न इकोनॉमिक्स का इसमें पूछ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद एचआरएम के बारे में पूछा था, संगठन से प्रश्न पूछा था, प्रबंधन के बारे में प्रश्न पूछा था, केंद्रीयकरण किसे कहते हैं ये पूछा गया था, मार्केटिंग के 2 प्रश्न थे और लॉजिकल वाले भी 4 से 5 प्रश्न लॉजिकल वाले पूछे जा रहे हैं, जो आप थोड़ा-सा समझ करके आराम से बना सकते हैं, जिसे हम केस स्टडी कहते हैं। केस स्टडी की वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, सर्च करना केस स्टडी बाय सक्सेस जंक्शन, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। उसको पढ़ करके आप थोड़ा अपना माइंड डेवलप कर सकते हैं कि कैसे हम उस आंसर को निकालेंगे, ठीक है? बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में पीक्यूआरएस आज लगभग 8 से 10 पीक्यूआरएस पूछे गए हैं। दोनों तरह के पीक्यूआरएस पूछे जा रहे हैं, सिंपल वाले भी, मतलब कि नॉर्मल टेंस वाले भी, और जो है पहला सेंटेंस और लास्ट दे करके बीच में भी सेट करने वाले, दोनों तरह के पूछे जा रहे हैं। दोनों तरह की वीडियो हमने बना दी है। एक वीडियो बनी है पीक्यूआरएस नॉर्मल लेवल की, पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन सर्च करेंगे तो दोनों वीडियो आपके सामने आ जाएगी, और एक बनी है पीक्यूआरएस एडवांस लेवल की। दोनों देख लेना, ज़्यादा समय की नहीं है, टाइम बढ़ा करके, मतलब स्पीड बढ़ा करके आप देख लेना, ठीक है? दोनों वीडियो देख करके जरूर जाना, वहाँ से आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। कल ही बहुत सारे लोगों ने, कल वाली वीडियो के नीचे जाकर देखेंगे तो वहाँ पर कमेंट में लिखा हुआ है कि सर आपने जो पीक्यूआरएस की ट्रिक बताई थी, एक्टिव पैसिव की ट्रिक बताई थी, वो सब मतलब बहुत ज़्यादा मदद की है। तो कल वाली वीडियो को लास्ट में देखना, उसमें कमेंट में लिखा आपको मिल जाएगा, तो पीक्यूआरएस जरूर देख करके जाना। उसके बाद में एक्टिव पैसिव आपके कम से कम 5 प्रश्न एक्टिव पैसिव के पूछे गए हैं। एक्टिव पैसिव की भी दोनों वीडियो हमने बनाई है, सर्च कर लेना। एक्टिव पैसिव बाय सक्सेस जंक्शन ट्रिक के द्वारा आपको वहाँ पर ही मिल जाएगी। बात करते हैं नैरेशन की, तो 4 से 5 प्रश्न नैरेशन के पूछे जा रहे हैं। नैरेशन की एक वीडियो पहले बना चुके थे, आज हमने सुबह ही अपलोड की है नैरेशन का एडवांस लेवल, उसको जरूर पढ़ करके जाना, दोनों वीडियो देख करके जाना। ये इन इन तीनों टॉपिक से ही मिला करके आपके जो आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश में कुल 28 प्रश्न लगभग आज पूछे गए हैं। इन तीनों टॉपिक को मिला करके ही आपके कम से कम लगभग 18-18 प्रश्न इन तीनों टॉपिक से ही पूछे गए हैं, ठीक है? उसके अलावा एरर फाइंडिंग आ रहा है, मिसस्पेल्ड आ रहा है, इडियम्स के 2 प्रश्न और सिनो एंटो के भी 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है? ओवरऑल सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो मैथ और रीजनिंग को मिलाकर के लगभग 70 प्लस प्रश्न आज मैथ और रीजनिंग के देखने को मिले हैं, और बराबर प्रश्न हैं, यानी कि ना तो ज़्यादा मैथ है ना तो ज़्यादा रीजनिंग है, दोनों बराबर लेवल की है। कल तो मैथ ही मैथ ज़्यादा था, ठीक है? साइंस जीके को मिलाकर के लगभग 40 प्रश्न हैं। इंग्लिश के आज 28 प्रश्न देखने को मिले हैं इंग्लिश में, ठीक है? मैनेजमेंट के वही 15 से 18 प्रश्न, हिंदी के पूरे 25 प्रश्न हैं, और कोई कह रहा है 25 से 27 प्रश्न तक भी सर हिंदी में पूछे गए हैं, ठीक है? कंप्यूटर के वही 22 प्रश्न आ रहे हैं। अगर आज के कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आज के कट ऑफ वही 140 के अप्रॉक्स हम मान सकते हैं, इससे जो है कम तो नहीं ही जाने वाला है। ये नॉर्मलाइज़ेशन के बाद में है। ऐसा नहीं कि आज का रॉ स्कोर आपका 125 आ गया, आपको अब तो मेरा हो गई, ऐसा नहीं है। और 125 अगर आ भी रहा तो फिर नॉर्मलाइज़ेशन होगा, उसमें कुछ नंबर बढ़ते हैं। वो नॉर्मलाइज़ेशन वाला हम आपको स्कोर बता रहे हैं कि 140 प्लस जो है वो आज की शिफ्ट का कट ऑफ जा सकता है। ठीक है? बात करते हैं टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, तो वो सक्सेस जंक्शन टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। इस चैनल को आप जॉइन कर लेना, सर्च करेंगे, वैसे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दी गई है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमसे कोई भी प्रश्न पूछना है, कब रिजल्ट आ रहा है, कब पटवारी का कट ऑफ क्या रहेगा, ये सब क्या है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिस्टर अतुल 800 के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आप सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करके कोई भी मैसेज आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है? बाकी जो भी हमने आपको वीडियो बता दी, वो वीडियो देख करके जाना। जीके जीएस साइंस के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, 15 मार्च बाय सक्सेस जंक्शन सर्च करेंगे तो वो वीडियो आपको दिख जाएगी। मतलब 15 मार्च से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए जीके जीएस साइंस के, वो हमने एक साथ में कंपाइल करके अपलोड कर दिए हैं। वो वीडियो भी आप देख लेना, ठीक है? बाकी अपने प्रश्नों को भाई भेज दिया करो यार, है ना? टेलीग्राम पर आपको नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का, उस पर जो है अपने प्रश्नों को भेज दिया करो, जैसे आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकला करो। पहले जितने भी लोग हैं उन सबके पास में मेरा नंबर होगा, उस पर अपने प्रश्नों को जरूर भेज देना, ठीक है? बाकी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे आज हमारा बर्थडे है और हमको पार्टी करना चाहिए, लेकिन हम फिर भी आपके लिए सुबह भी एक वीडियो अपलोड की थी और ये भी आपको वीडियो अपलोड कर दी, है ना? तो यार अब तो एक आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपकी तैयारी मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और वन रक्षा की 25 तारीख से सारी क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं, तो बने रहिए, लगे रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।